जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रीट मेंस और वीडियो के लिए मैंने एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर में विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन्हीं को अपन करा रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास है। इससे पहले एक और क्लास है वो मैंने करा दी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को जाकर देखें, उसके बाद फिर इस क्लास को देखना। इस क्लास के अंदर मैं पहले वाली क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस को हल करवाए थे और इस क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन हल करवाऊंगा और उनकी व्याख्या करने की भी मैं कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जठर रस में होते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई जठर रस क्या है। जठर रस हमारे आमाशय की दीवारों से निकलता है और इस जठर रस के अंदर पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, HCl अम्ल होता है। ये सारी चीज़ें इस जठर रस के अंदर होती हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज तो बिल्कुल सही है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की दीवारों से निकलता है। लाइपेज भी अग्नाशय से भी निकलता है और आमाशय की दीवारों से भी निकलता है और ये रेनिन भी आमाशय से ही निकलता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से, पेप्सिन आमाशय की दीवारों से निकलता है, रेनिन आमाशय से, पेप्सिन ट्रिप्सिन अगेन अग्नाशय से और लाइपेज आमाशय और अग्नाशय दोनों से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। ये वाला प्रश्न है पशुधन सहायक 2025 में आ चुका है और इससे पहले SI भर्ती 2007 में भी आ चुका है। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। कोई भी नया एग्ज़ाम आता है तो उसमें लगभग 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं और अगर आप माने तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आए हुए होते हैं और वो नए क्वेश्चन होते हैं। तो अगर किसी की पिछले साल के प्रश्नों पर अच्छी कमांड है तो वो मेन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो क्या ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है? नहीं। तो ये जो पित्तरस स्रावित होता है ये होता है यकृत के द्वारा। तो अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं। अग्नाशय मैंने जस्ट अभी आपको बताया, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। अग्नाशय से जो हार्मोन है, हार्मोन 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं अग्नाशय से, जिसमें से पहला हार्मोन है ग्लूकागोन जो इसकी अग्नाशय की जो अल्फा कोशिकाएं होती है वहाँ से निकलता है। दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है और तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन जो अग्नाशय की जो गामा कोशिकाएं होती हैं वहाँ से निकलता है। एंजाइम कौन से निकलते हैं? तो अग्नाशय से बहुत एंजाइम निकलते हैं जिसके अंदर ये ट्रिप्सिन मुख्य एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम भी होता है। तो ये जो एंजाइम है अग्नाशय से निकलते हैं। छोटी आंत, तो छोटी आंत में से भी काफ़ी एंजाइम निकलते हैं लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करना होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। इन दीर्घ रोमों में रुधिर वाहिकाओं का जाल पाया जाता है, ठीक है, और उसके माध्यम से जो पचे हुए भोजन को संपूर्ण शरीर में भेजा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक लार ग्रंथि है। और ये वाला जो प्रश्न है पशुधन सहायक 2025 में रिसेंटली आया हुआ है।
इसके ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो है कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि एक लार ग्रंथि है। हमारे मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, संख्या में 6 होती हैं और 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें से एक है कर्णपूर्व ग्रंथि। ये हमारे जो लार ग्रंथि होती है उसमें ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। जिनको गलसुआ रोग हो जाता है, यहाँ पे ये सूज जाते हैं, वो इसी ग्रंथि में संक्रमण की वजह से सूज जाते हैं। इसके बाद दूसरी ग्रंथि आती है, दूसरी लार ग्रंथि है, वो है अधोजंब ग्रंथि। ये हमारे मुंह से जितनी भी लार निकलती है उसमें सर्वाधिक लार का स्रावण करती है अधोजंब ग्रंथि। तीसरी है अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और ये हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है। जब कभी आपने महसूस किया होगा, अपन खाना खा रहे होते हैं तो मुंह से एकदम लार की फुहार बाहर निकलती है, वो इस ग्रंथि से नहीं निकलती है, दूसरी वाली होती है अधोजीवा। अधोजीवा ग्रंथि होती है, वहाँ से वो लार निकलती है। इसके बाद ये पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है संकटकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए शरीर को तैयार करता है। जैसे जब हम किसी इमरजेंसी, किसी खतरे में आ जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारा जो हृदय है वो तेज़ी से धड़कने लगता है, हमारी सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, आँखों की पुतलियाँ थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो ये सभी जो होता है वो एड्रीनलिन हार्मोन के कारण होता है और एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। और ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाती है। वृक्क के ऊपर पाए जाने के कारण इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में स्थित होती है। यहाँ पर ये जो श्वास नली है इसके दोनों साइड में होती है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, उस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति को गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुंह में दांतों का सड़ना कब प्रारंभ होता है, कब शुरू होता है? जब पीएच का मान कम हो जाता है। ये वाला प्रश्न स्टेनोग्राफर 2014 में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5.5। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो खराब होना प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि वो सड़ते नहीं हैं, लेकिन संक्षारण, उनका नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। यदि अगर अपन इसकी अच्छे से प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे तो मुंह में ठंडा या गर्म लगना प्रारंभ हो जाता है। आपने पिक्चरों के अंदर या एड्स के अंदर देखा होगा कि आपको कभी ठंडा या गर्म लगता है, ऐसा कुछ ऐड आता है। तो सेंसोडाइन का एक कोलगेट का ऐड आता है, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो संक्षारित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचाव के लिए हमें एक कोलगेट रोजाना करना चाहिए। एक शाम को, सुबह कोलगेट कर सकते हैं और अपन को संचरण जैसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ये 7 पीएच जो होती है, अगर किसी विलयन की पीएच 7 है या किसी पदार्थ की पीएच 7 है तो वह उदासीन होता है, उदासीन। अगर किसी की पीएच 10 है तो वह क्षारीय होता है, क्षारीय। और क्षारीय पीएच जो होती है वो होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH का होल्टवाइज, इसकी पीएच 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन ही लिए, अभी आगे और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिलते हैं बाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का सूत्र है? तो दांतों का जो सूत्र होता है वो होता है 2 1 2 3। आप भी मेरे साथ रिपीट करें 4 से 5 बार, याद हो जाएगा आपको इसी क्लास में। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3।
2 1 2 3। इस प्रकार अगर आप 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये दंत सूत्र याद हो जाएगा। देखते कौन सा मैच कर रहा है इसमें से। तो 2 1 2 3, तो यही वाला हमारा राइट आंसर है। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। दंत सूत्र के बारे में और भी जानकारी ये है कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है और इसका सूत्र होता है 2 1 2 3। जो बच्चे होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में जो दूध वाले दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या होती है 20 और उन छोटे बच्चों का दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3। छोटे बच्चे होते हैं उनका दंत सूत्र होता है 2 1 0 3। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन किया जा सकता है? तो ये वाला प्रश्न एलडीसी 2024 में, वो वाला जो प्रश्न है वो महिला सुपरवाइजर और सीटेट दोनों एग्जाम में 2024 में आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इन चारों ऑप्शन में से ये छांट के बताना है किस वाले ग्रुप में सभी के सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब बात आती है प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे सारे उत्पादक हैं। तो ऐसे जीव जो सभी हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो चेक करते हैं, क्या मछली प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या मछली घास खाती है? नहीं खाती। क्या मेंढक घास खाता है? बिल्कुल नहीं। टिड्डा तो खा लेता है, तो ये सही है। बाकी दोनों ये गलत हैं। टिड्डा बिल्कुल हरी चीज़ें खाता है। हिरण भी हरी चीज़ें खाता है। गन्ना तना भेदक, गन्ना तना भेदक का मतलब ये है कि ये एक जीव होता है जो गन्ने से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी गन्ना भी क्या है? उत्पादक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों जीव हैं ये अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? ये वाला प्रश्न है CET 2023 में आ चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो कुछ बच्चे तो इसमें पहला वाला आंसर लगा देंगे, उत्पादक। क्या उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है? ये गलत है भाई साहब। उत्पादक सर्वाधिक नहीं होते, क्योंकि हमें कोई भी चारों में से टिक लगाने से पहले हमें 4 ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। सही तरीका तो ये है कि हम पे बेशक 4 ऑप्शन मतलब सही आंसर पता हो, लेकिन फिर भी हमें 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए एक बार कम से कम। ठीक है, तो उत्पादक ये इसका सही आंसर नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। अपघटक इसका सही आंसर है। अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अगर कोई भी जीव मर जाता है तो वो सड़ना प्रारंभ कर देता है। तो जो सड़ना, जो चीज़ों को सड़ाता है, सड़ा के नष्ट करता है, वो उत्पादक होते हैं। इनको अपन डीकम्पोजर भी कहते हैं, यानी डीकम्पोज करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। उत्पादक अभी आपको मैंने बताया जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे उत्पादक हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाकी अपघटक अपन जानते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 1, 25 और 50। कुछ बच्चे इसमें 10 ऑप्शन लगा देंगे जो कि गलत है। 10 नहीं होता भाई। यानी जो पत्तियां, पादप की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से केवल 1% खाद्य को ही संश्लेषित कर पाती हैं। वो पूछ रहा है कि पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में
रूपांतरित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1%, 1%। यानी जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो केवल 1% सूर्य की ऊर्जा को ही कन्वर्ट कर पाती हैं भोजन के रूप में। तुमने सुना होगा सर हमने तो 10% भी पढ़ा है। मैंने कि हाँ आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी अगर पेड़ पौधे 1% अपने अंदर ऊर्जा को बना लेते, अपने अंदर 1% खाद्य को संश्लेषित कर लेते हैं, तो जब उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो उनके अंदर केवल 10% ही खाद्य ट्रांसफ़र होता है, अर्थात 90% जो है वो उसकी हानि हो जाती है। यानी 1 का 10% यानी 0.1% खाद्य ही ट्रांसफ़र हो पाता है एक स्तर से दूसरे स्तर में। तो आज के लिए मैंने केवल यही वीडियो, इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।